रात का मधुपुर अब लगभग सो चुका है। आज जोरदार तूफान और बारिश हुई है। बिजली का संपर्क भी टूट चुका है, इसलिए पूरा गांव घने और सघन अंधकार में डूबा हुआ है। सोया हुआ गांव शायद यह समझ ही नहीं पाया कि हिंसक और भयानक पिशाच फिर से लौट आया है। लेकिन रुमना और जुमना समझ गईं। वे समझ गईं कि इस समय वे कितने बड़े खतरे में फंस चुकी हैं। पिशाच की भयंकर दहाड़ ने उन्हें पत्थर की मूर्तियों की तरह जकड़ दिया है। मृत्यु निश्चित है। और तभी उन्हें विशु काका की बुलंद आवाज सुनाई दी। डरना मत, मैं हूं। विशु की लाठी के सामने सब बच्चे हैं। रुमना और झुमना को जैसे एक पल के लिए फिर से हिम्मत मिल गई। उनके जमे हुए पैर जैसे फिर से हिलने लगे। वे जल्दी से उस जगह को छोड़कर जाने लगी। और तभी पिशाच ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और रुमना को निशाना बनाकर छलांग लगा दी। हराधन काका ने झटके से रुमना को हटा लिया। पिशाच दूसरी बार छलांग लगाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि तभी विशु काका की लाठी चक्री की तरह घूमने लगी। आजा, देखता हूं कितना साहस है। आजा। विशु काका लाठी घुमाते हुए आगे बढ़े और पिशाच ने एक और भयंकर दहाड़ लगाई और पलक झपकते ही जंगल में गायब हो गया। विशु काका कुछ देर और जंगल की ओर देखते रहे, फिर बोले, डरने की कोई बात नहीं, चलो गांव वापस चले। हराधन काका ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, लेकिन विशुदा, ये तो किसी बड़े संकट का संकेत है। किसी दिन कोई भी अनहोनी हो सकती है। विशु काका ने बस हल्के से सिर हिला दिया। रुमना ने सबको संबोधित करते हुए कहा, अब रात हो चुकी है, यहाँ खड़े होकर ये सब बातें करने की कोई फायदा नहीं। चलो गांव लौट चलते हैं। दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, चलो जल्दी घर लौट चलते हैं। रुमना ने देखा कि झुमना के कंधे के घाव से खून रिस रहा है। वह अपनी बहन को लेकर गांव की ओर लौटने लगी। विशु काका और हराधन काका ने भी कदम बढ़ाए और कुछ ही देर बाद जंगल के घने अंधेरे में दो हिंसक आंखें चमक उठी। नहीं, ये आंखें पिशाच की नहीं थी, बल्कि किसी शैतान की थी। शाम लगभग 7 बजे सभा बैठी। आज भी बिजली नहीं आई थी, इसलिए लालटेन की रोशनी में सभा शुरू हुई। दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आज गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे। रुमना, झुमना और उनकी मां कमला भी वहां मौजूद थी। मुखिया ने सबकी ओर देखते हुए कहना शुरू किया, यहाँ उपस्थित सभी लोग अब तक यह जान चुके होंगे कि मधुपुर गांव पर फिर संकट आ खड़ा हुआ है। लेकिन उस विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं रुमना और जुमना से जानना चाहता हूँ, क्या सचमुच पिशाच फिर से लौट आया है? तुम दोनों ने ठीक से देखा था ना? कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही? हाँ मुखिया काका, हमने ठीक देखा था, वो वही पिशाच था। मुखिया काका, अगर भूल हुई होती तो मेरी पीठ और कंधे पे ये घाव का निशान कैसे आते? जब मैं बेहोश हो गई थी तब उसने अपनी तेज जीभ से। पिछली रात की भयावह घटना जैसे एक पल के लिए झुमना की आंखों के सामने तैर उठी। डर के मारे उसका गला भर आया। मुखिया जी ने विशु की ओर एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। अरे विशु, तू क्या कह रहा है? ये तो बच्ची है। अंधेरी रात में क्या देखा और क्या समझ बैठी? विशु का जबड़ा अब भी कसा हुआ था। उसने गंभीर स्वर में कहा, मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं बचपन से ही नदी और जंगलों में घूमता रहा हूँ। पहचानने में मुझे कोई गलती नहीं होती। वो पिशाच ही था। हाँ मुखिया जी, ये ठीक कह रहा है। पिशाच को पहचानने में मुझसे भूल नहीं हो सकती। मुखिया जी का चेहरा अचानक बहुत गंभीर हो गया। सभा में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुखिया जी ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। ओह, शायद तुम सब
ठीक कह रहे हो। वह पिशाच फिर से लौट आया है। रुमना के घर के ताड़ के पेड़ को छोड़कर अब उसने जंगल में आश्रय लिया है। लेकिन सवाल यह है, उस पिशाच को तो उस शक्तिशाली साधु ने मंत्रों के बल पर राख कर दिया था। फिर कमला ने पूछा, तो अब क्या समाधान है मुखिया जी? डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। कहीं भावा की बुरी नजर फिर से मेरी बेटियों पर तो नहीं पड़ गई? आहा, अभी इतना मत डरो बहू, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, पहरेदारी का इंतजाम करता हूं। सबसे पहले उस भवा पगला को ढूंढना होगा। जंगल अब घने अंधकार में डूबा हुआ था। भवा तांत्रिक पशु चर्म के आसन पर बैठा था। गांव वालों के लिए वह आज भी भवा पगला था, लेकिन भवा तांत्रिक खुद जानता था कि वह कितना बड़ा पिशाच सिद्ध बन चुका है। उसे अपनी शक्ति और बढ़ानी थी, इसलिए उसे और रक्त चाहिए था। भवा ने एक बार अपने आसन के पास बैठे अपने वर्तमान वाहन पिशाच की ओर देखा। उसने पशु के कच्चे रक्त से भरा एक कटोरा उसकी ओर बढ़ा दिया। कटोरा मिलते ही पिशाच ने अपनी लंबी और नुकीली जीभ बाहर निकाली और उसे चाट चाट कर पीने लगा। भवा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, पी ले पी ले, आज पशु का रक्त ही पी ले, जल्द इंसानों का रक्त दूंगा। बहुत काम बाकी है, मधुपुर का शमशान बनाऊंगा मैं। भवा तांत्रिक कितना शक्तिशाली है, इसीलिए तो मैंने तुझे उस ताड़ के पेड़ के राख से फिर से जन्म दिया है और भी शक्तिशाली बनाया है। तू मेरा हथियार बनेगा। और इसीलिए तुम्हें भेजूंगा उस रोमना झूमना के घर में। उनके रक्त से ही तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा। ये भवा पगला हो जाएगा असीम शक्तिशाली। रुमना लोगों ने किसी तरह रात का खाना खा लिया। दोनों बहनें बिस्तर पर जाकर लेट गईं। कमला तब भी खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही थी। उसके मन में एक दबा हुआ भय था। तभी झुमना ने पुकारा, क्या हुआ माँ? अब तक खड़ी क्यों हो? आकर सो जाओ। आती हूँ। इतना कहने के बाद भी माँ बिस्तर पर नहीं आई। मन में भरा हुआ डर लिए वह बाहर अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखती रही। थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज पड़ी, जागते रहो, जागते रहो। कमला ने देखा कि विशु और उसके साथी मुखिया जी के निर्देश के अनुसार गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने राहत की एक सांस ली और वापस बिस्तर पर आ गई। झुमना ने पूछा, माँ, ये भवा पगला कौन है? गांव के लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? ये बहुत साल पुरानी बात है। तब तुम दोनों बहुत छोटी थी। उसी समय वो घटना घटी थी। रुमना और झुमना दोनों बिस्तर पर उठकर बैठ गईं। गहरी उत्सुकता के साथ रुमना ने पूछा, कौन सी घटना माँ? सुनो, ये बात आज से लगभग 10 साल पीछे की है। मधुपुर गांव में अचानक कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। पीरू बगदी के घर से कई मुर्गियां चोरी हो गई। जौपा मछुरे की घर की बकरी गायब हो गई। मालू बुआ की पालतू बिल्ली भी लापता हो गई। ऐसे ही कई घटनाएं होने लगी। गांव वालों को लगा कि ये किसी हिंसक जंगली जानवर की काम है। वही रात के अंधेरे में जंगल से आकर इन जानवरों को उठा ले जाता था।
लेकिन उनकी ये गलतफहमी तब दूर हुई जब बादल मिस्त्री की 15 साल की बेटी अचानक गायब हो गई। वो तालाब के घाट पर झूठे बर्तन धोने गई थी, लेकिन शाम ढल जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटी। उसकी खोज शुरू हो गई। मुखिया जी ने गांव वालों को कई दलों में बांट दिया। पूरे गांव के साथ साथ आसपास की गांव और बादल मिस्त्री की ससुराल तक छान मारा गया, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं चला। बादल की पत्नी तो दुख से पत्थर बन गई थी। बादल भी पागल होने की नौबत आ गई थी। मुखिया जी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। तभी खबर मिली कि किसी ने उस लड़की को एक आदमी के साथ शमशान की ओर जाते हुए देखा है। मुखिया जी तुरंत लोगों को लेकर शमशान पहुँचे। उन्होंने देखा कि भावा पगला एक आसन पर बैठा हुआ है। लड़की को स्नान कराकर उसके माथे पर रक्त का तिलक लगाया गया था। उसे एक बलि वेदी के पास बिठाकर रखा गया था। ठीक उसके बगल में एक खड्ग रखा हुआ था। गांव में पहले से ही कानाफूसी चल रही थी कि भौवा पगला शमशान काली का साधक बन गया है। अब जब गांव वालों ने अपनी आंखों से ये सब देखा तो वे पूरी बात समझ गए। बकरी, मुर्गियाँ और बिल्लियाँ किसी जंगली जानवर ने नहीं उठाई थी। भौवा ही रात के अंधेरे में उन्हें चुरा कर शमशान में बलि चढ़ाता था और आज शायद वो नरबलि देना चाहता है। ये समझते ही मुखिया जी ने कड़ा आदेश दिया। भावा पगला की अच्छी तरह पिटाई करके उसे गांव से भगा दिया गया। लड़की को बचा लिया गया। यही वो भावा पगला है जो अब फिर लौट आए और जंगल में डेरा डालकर बैठा है, हर बात का बदला लेने के लिए। रुमना और झुमना अब तक बड़ी उत्सुकता से माँ की कहानी सुन रही थीं। अच्छा माँ, वो भावा पगला अब हम दोनों बहनों पर ही क्यों नजर रख रहा है? मतलब मुखिया जी जिस तरह इशारा कर रहे थे उससे तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। मैं भी यही सोच रही हूँ। बहुत संभव है कि वो अब अपने तांत्रिक कर्मकांड पूरे करने के लिए तुम लोगों की उम्र की लड़कियों का इस्तेमाल करना चाहता है। शायद वो अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता है। मतलब वो हमारी बलि देगा? नहीं, शायद बलि नहीं। उस पिशाच को काम करवाने के लिए उसे रक्त की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब तुम दोनों सो जाओ। गांव में पहरा लगाया गया है, लेकिन रास्ते में बहुत सावधानी से चलना। कोई बुलाए तो भी तुरंत उसके पीछे मत चली जाना। वे दोनों फिर से लेट गईं। थोड़ी ही देर में गहरी नींद में डूब गईं और तभी वह घटना घटी। झुमना ने नींद में ही वह खड़खड़ाहट भरी आवाज सुनी। उसे लगा जैसे कोई बहुत ही चुपके से उनके कमरे के अंदर घुस रहा हो। उसने नजर उठाकर देखा, कमरे के दरवाजे के नीचे से एक काला सर्प जैसा लहराता हुआ शरीर भीतर घुस रहा था। जैसे जैसे वह भीतर आता गया उसका आकार और स्पष्ट होता गया। लगभग 3 हाथ लंबा शरीर, शरीर का ऊपरी हिस्सा कांटों से भरा हुआ, चेहरा काफी लंबा और विकृत। ये क्या है? उस आकृति ने अब थोड़ा सिर उठाया। हल्की रोशनी में भी झुमना उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकी। ये तो पिशाच है। झुमना भय से पूरी तरह सिमट गई। पिशाच अपनी रक्तिम आंखों के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने अपना विशाल जबड़ा खोलकर झुमना के शरीर में दांत गड़ाने की कोशिश की। झुमना चीख उठी, माँ, बचाओ! कमला झटके से उठकर बैठ गई। उसने झुमना को हिलाया। अरे झुमना, क्या हुआ? मां के झकझोरने पर झुमना उठ बैठी। रुमना भी जाग गई थी। क्या हुआ बता?
इस तरह चीखी क्यों? पिशाच! कमला उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। डरने की कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। दूसरी सभा अगले दिन शाम को बैठी। आज भी दुर्गा मंडप में गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे। रुमना, झुमना और कमला भी वहां मौजूद थीं। मुखिया जी ने सबकी ओर एक नजर डालकर कहना शुरू किया। आज मैंने यह सभा बुलाई है और इसका कारण तुम सब अच्छी तरह समझ रहे हो। भवा पगला और उसके वाहन उस पिशाच के हाथों से मधुपुर गांव को बचाना होगा। इसलिए मैं एक विशेष योजना अपनाना चाहता हूं। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुखिया जी ने फिर कहना शुरू किया। मेरा अनुमान है, अनुमान क्यों, मुझे पूरा विश्वास है कि भवा पगला ने रुमना झुमना को अपना निशाना बनाया है। इसीलिए मैंने भी सोचा है कि कांटे से कांटा निकाला जाए। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाता हूँ बहू। उन दोनों बहनों में से किसी एक को चारे के रूप में जंगल में भेजना होगा। जो जाएगी उसे पकड़ने के लिए पिशाच बाहर निकल आएगा और भवा पगला भी। जैसे ही वे बाहर आएंगे। नहीं, मैं किसी भी हालत में अपनी बेटियों को उस जंगल में जाने नहीं दूंगी। मेरे पति तो गए और आज तक लौट कर नहीं आए। मेरी किस्मत ही तो पहले से ही फूटी है। मैं और इस समय इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। मैं जाऊंगी मुखिया काका, आप तैयारी कीजिए। ये क्या कह रही है तू? क्या तुझे नहीं पता कि वो पिशाच? रुमना ने हाथ उठाकर अपनी मां को रोक दिया। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। मां ने दोनों बहनों को सीने से लगा लिया। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि किस तरह एक असहाय और बेबस मां की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा था। उसी समय रुमना जंगल में दाखिल हुई। मुखिया जी और उनके साथी भी जंगल की झाड़ियों और पेड़ों की आड़ में फैल गए। उस दल में हराधन, विशु, कमला और झुमना भी थे। उनके साथ वह शक्तिशाली साधु बाबा भी थे, जिन्होंने एक दिन मंत्रयुक्त जल से पिशाच को राख कर दिया था। उनकी आंखें मानो बाज से भी अधिक तीक्ष्ण थीं। सभी अत्यंत सावधानी और पूर्ण निस्तब्धता के साथ आगे बढ़ रहे थे। आज रुमना बिल्कुल निडर दिखाई दे रही थी। उधर कमला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रुमना कुछ दूर जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसके पीछे आने वाला दल भी रुक गया। पक्षियों का एक झुंड लगातार चहचहा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे सब कुछ शांत हो गया। पेड़ों की पत्तियां हिल उठी। रुमना का शरीर तन गया। तभी उसकी एक भयंकर दहाड़ ने जंगल की गहरी खामोशी को चकनाचूर कर दिया। भवा पगला भी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें किसी लालची और क्रूर पिशाच की तरह चमक रही थीं। मुखिया जी ने हाथ के इशारे से विशु को संकेत दिया। विशु तुरंत पेड़ों की आड़ लेते हुए चुपचाप आगे बढ़ गया। पिशाच ने एक भयानक दहाड़ लगाई और रुमना पर छलांग लगाने ही वाला था कि तभी साधु बाबा ने बिजली की गति से सियार की खाल से बनी मशक रुमना के सामने फैला दी। आंखें बंद करके वे मंत्रोच्चार करने लगे। ओम पिशाच बंधम अमृतम। पिशाच का शरीर सिकुड़ता हुआ मशक के भीतर समाने लगा और साधु बाबा ने तुरंत उसकी गर्दन को मजबूत लता से कसकर बांध दिया। मशक के भीतर छटपटाते हुए भी पिशाच भयानक गर्जना करने लगा। अब छटपटाने से कोई फायदा नहीं है। अब तू मेरे कब्जे में है।
चाह कर भी कोई तुझे जगा नहीं पाएगा। पिशाच को अपनी ओर दौड़ते देख एक पल के लिए रुमना के मन में भय समा गया था। कमला भी अब तक पत्थर की तरह खड़ी थी। इस बार वह दौड़कर रुमना के पास जाने ही वाली थी कि मुखिया जी ने धीमे स्वर में उसे रोक दिया। नहीं बहू, भवा पगला कहीं छिपा हुआ है, उसे पकड़ना होगा। विशु चुपचाप जाकर भवा पगला के पीछे खड़ा हो गया। वह उसे पकड़ने के लिए झपटने ही वाला था कि तभी भवा पगला ने फुर्ती से एक मुट्ठी राख अपने शरीर पर मल ली और उसका शरीर धुएं में बदलकर आसमान में उड़ गया। तभी हवा में भवा पगला की गूंजती हुई गंभीर आवाज सुनाई दी। मैं फिर लौटूंगा, रूमना झूमना, तुम मेरे शिकार हो। कोई भी साधु बाबा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, ठीक है? धुएं का गुबार धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। मुखिया जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कमला ने कांपती आवाज में साधु बाबा से पूछा, बाबा, क्या ये भविष्यवाणी सच हो जाएगी? हाँ बेटी, इसकी संभावना प्रबल है। बहुत सावधान, खतरा